2025 और दिसंबर। एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ अपने कमरे में सोई हुई है। बाहर ससुर और सास सोए हुए हैं और महिला बहुत जोर से घबराने लगती है। पहले वो पानी पीती है, फिर थोड़ा सा आराम करती है, घड़ी की तरफ देखती है और सोचती है कि अभी तो रात काफी है। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें लगती हैं, वो एकदम से चीखने लगती है। इतनी बुरी तरह से चीखती है कि उसके जो सास ससुर होते हैं और बच्चे डर के कारण अपनी मां को लिपट जाते हैं। लेकिन वो महिला बेड को पकड़ती है, जो चादर बेड पर बिछी हुई होती है, उस चादर को दोनों हाथों से पकड़ती है और बाल थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं और चीखने लगती है। कहती है, मेरे पति को किसी ने मार दिया है और मैं इसके शरीर के अंदर से बोल रहा हूँ और मैं इसका पति ही बोल रहा हूँ। और बहुत जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है। सभी लोग डर जाते हैं। रात के वक्त ही जो उनके आसपास के लोग होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, वो वहां पर इकट्ठा होने लगते हैं। सभी के सामने ये महिला दहाड़े मारने लगती है और सभी को ऐसा लग रहा था कि ये महिला नहीं, कोई व्यक्ति बात कर रहा है। दोस्तों, वो मंजर देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे इस महिला के शरीर में किसी दूसरी आत्मा ने प्रवेश कर लिया हो और वो कुछ कहना चाहता है। जब वो ऐसी चीजें लोगों के सामने रखता है ना कि मुझे किसी ने पत्थर से मारा है और मेरा जो शरीर है वो खाई में 50 फीट नीचे पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो पड़ोसी होते हैं वो हैरान भरी नजरों से इस महिला की तरफ देखने लगते हैं और ये महिला बहुत जोर जोर से रोने लगती है और अब आवाज इसकी खुद की ही लग रही है। ये इतनी जोर जोर से रोती है कि पूरी यानी जो उसके बाद का समय होता है, रोती ही रहती है, रोती ही रहती है और कोई भी इसको चुप नहीं कर पाता है। सास ससुर कहते हैं कि बेटी तू घबराती क्यों है, हमारा बेटा जरूर वापस आएगा। दोस्तों, ये मामला देखने में समझ नहीं आ रहा था। ये सब कुछ क्या चल रहा था? कैसे एक व्यक्ति की आत्मा उस महिला के शरीर में प्रवेश कर सकती है, वो भी उसके पति की, जबकि उसका पति ठीक था, बाहर काम करने के लिए गया था। क्या उसकी आत्मा सच में ही आई थी? क्या उसके शरीर के साथ सच में ही कुछ बुरा हुआ था? उसके पति को क्या किसी ने धोखे से मारा था? ये सब कुछ सच था या इस महिला का भ्रम, या इसको सपना दिखा था? लेकिन ये महिला सटीक जानकारी बताती है कि वहां पर मुझे मारा गया है, यानी पति के रूप में बोलती है। उससे आगे जो होता है वो सभी को दंग और हैरान करने में कामयाब हो जाता है। रूह कांप जाती है ऐसी चीजों को सुनकर। क्या अब भी ऐसा हो सकता है? और ये एक नया केस है। 2025 दिसंबर अभी गया है, 1 महीना भी नहीं बीता है। ये घटना सुनोगे तो बहुत सारी चीजों को जानोगे और दोस्तों, इस दुनिया की दोगलेपन को भी जानोगे आप। नेगेटिव एनर्जी के बारे में भी जानोगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग आशंका जताते हैं कि सच में ही नेगेटिव एनर्जी थे। बात करना चाहती हूँ आपको राजस्थान के जिला धौलपुर, और धौलपुर में एक गांव पड़ता है। यह है दो नारी गांव, और दो नारी गांव में एक परिवार रहता है जहां पर सास है, ससुर है, 2 बच्चे हैं और एक पति पत्नी है। पति का नाम यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहती हूँ रविकांत होता है, पत्नी का नाम रजनी होता है। दोनों पति पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ, एक आरव होता है, दूसरी खुशी होती है, एक 6 साल का होता है, एक 3 साल की होती है, और यहाँ पर अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा वक्त बिता रहे थे। जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। यहाँ पर जो रजनी के ससुर हैं और सास हैं वो बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं, अपने बेटे बहू को बहुत अच्छे से रखते हैं। रवि, यहाँ पर जो मैं आपको बताऊं, रविकांत जो होता है, इसकी 4 बहनें होती हैं और 4 बहनों के बीच में एक लौता भाई, और ये अपने माँ बाप को बहुत अच्छे से रखता है। रवि यहाँ पर मार्बल का मिस्त्री होता है, यानी वो काम करता है, पत्थर को तराशता है, और ये मार्बल का जब मिस्त्री होता है तो इसी पर्पज से रवि को बेंगलोर में काम करना पड़ता है और घर से अक्सर रवि बाहर रहता है। दोस्तों, यहाँ पर रवि और रवि की पत्नी की जिंदगी बहुत खूबसूरत दिख रही थी। अब एक दिन रवि बेंगलोर से अपने घर आता है। रवि की पत्नी अपने पति पर फोन करती है और कहती है, जी तुम्हें 7 महीने हो गए हैं, क्योंकि जून में ये गया था और अब दिसंबर चल रहा था। ये कहती है कि आपको इतने दिन हो गए, क्या घर नहीं आना है आपको? 7 महीने बीत चुके हैं।
क्या आप बच्चों की याद नहीं आती है? यहाँ पर रविकांत कहता है कि याद तो आती है भगवान, लेकिन कमाना तो जरूरी है। अब यहाँ पर ये कहती है कि नहीं, अब तुम्हें आना होगा, मेरा बहुत मन है तुम्हें देखने का। तो पति अपनी पत्नी की बात को मना कैसे कर सकता था? ठेकेदार से बात की जाती है और इसी बीच में ये रवि जो होता है अपनी पत्नी रजनी की बात ठेकेदार से करा देता है। ठेकेदार इन सारी चीजों को समझते हुए रवि को छुट्टी दे देते हैं और वहां से रवि घर आने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर रवि घर आता है, पत्नी सज रही थी, सबर रही थी, घर को समेट रही थी, मेरे पति आने वाले हैं। लेकिन पति जैसे ही घर में आता है तो वो शराब के नशे में आता है। शराब के नशे में इतना धुत होता है कि उसे ये नहीं पता कि मैं कहां पर आया हूं। एक ऑटो ड्राइवर उसे घर छोड़ने के लिए आता है और घर छोड़कर चला जाता है। रवि की पत्नी रजनी उस ऑटो ड्राइवर को चाय बनाकर देती है और कहती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे पति को लेकर आए, ये काफी दिनों बाद घर आ रहे हैं। और दोस्तों यहाँ से सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद रविकांत अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे बाजार से कुछ सामान खरीदना है और मुझे अपने कपड़े भी लेने हैं और मुझे अपनी कटिंग भी करानी है। दोस्तों ये बात 26 दिसंबर की होती है। अब होता है 27 दिसंबर, यानी ये 27 दिसंबर की बातें होती हैं। 27 दिसंबर को, 26 दिसंबर को ये घर आया था, 27 दिसंबर की सुबह ये घर से निकलता है। 27 दिसंबर 2025 ये बाजार जाता है। पिता बेझिझक 2000 रुपए देता है क्योंकि उसका बेटा पूरी कमाई अपने पिता को देता है, तो पिता को कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर सुबह से शाम हो जाती है। रवि की पत्नी जो रजनी होती है बार बार अपने पति पर फोन मिलाती है, लेकिन फोन स्विच ऑफ आता है। उसके बाद यहाँ पर रवि की जो पत्नी होती है घर वालों से कहती है कि रवि अब तक नहीं आए। उसे बेचैनी होने लगती है, वो घबराने लगती है। सास ससुर कहते हैं कि बच्चा थोड़े ही है, थोड़ा सा पी खा लेता है तो थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, तुम चिंता क्यों कर रही हो, वो जल्दी ही घर लौट कर आएगा। दोस्तों शाम हो जाती है। अब जैसे ही शाम होती है रजनी को घबराहट होने लगती है। ना ही तो फोन लग रहा था, ना ही पति घर आया था। रात के 10 बज जाते हैं। अब घर वाले बहुत जगह फोन करने के बाद अब पुलिस का दरवाजा खटखटाते हैं। पुलिस स्टेशन में जाकर रविकांत के लिए एक कंप्लेंट दर्ज की जाती है। पुलिस वाले कहते हैं कि कोई बच्चा थोड़े ही है, एक जवान व्यक्ति है, 32 साल उसकी उम्र है, क्या वो खो सकता है? अपनी मर्जी से होगा कहीं, तुम बता रहे हो पीता खाता है तो पड़ा होगा कहीं पी खाकर। ये सारे शब्द किए जाते हैं। वो घर आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों रविकांत आता नहीं है। पूरी रात निकल जाती है। रजनी रोती है, बिलखती है और बहुत परेशान रहती है। घर वाले कहते हैं कि वो बाहर ही तो रहता है, तो इतनी परेशान क्यों होती है? लेकिन रजनी को एक अजीब सी घबराहट थी। वो पति के लिए तड़प रही थी और कह रही थी कि कैसे भी करके माँ बाबूजी मेरे रवि को मुझे ला कर दो। अब इस महिला को देखकर काफी दर्द और दुख तकलीफ हो रही थी। माँ बाप भी दुखी थे, परेशान थे, क्योंकि बेटा भले ही बेंगलोर में रहता हो लेकिन बातचीत तो होती रहती थी। अब तो उसका नंबर भी नहीं लग रहा है। दोस्तों यहाँ पर एक रात एक दिन निकलने के बाद अब रजनी बात बात पर रोने लगती है, रोती है, फिर अपने कानों पर हाथ रखने लगती है, मानो उसे कोई बाहर की चीजें सुनाई दे रही हों। वो घबराने लगती है, चीख पुकार से कहती चुप हो जाओ, मेरे कानों से आवाज बंद करो, तुम मेरे कानों में आवाज नहीं डाल सकते। सास ससुर ये देखकर घबराने लगते हैं कि कहीं बहू की सेहत पर प्रभाव तो नहीं पड़ रहा। वो बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप बताइए कैसे ढूंढ सकते हैं? जो घर से कहकर गया है कुछ और, अब वो कैसे मिले? दुनिया बहुत बड़ी है, कुछ भी समाधान नहीं होता है। दोस्तों दूसरे दिन की रात हो जाती है। यहाँ पर जो रजनी होती है कुछ भी खाती पीती नहीं है, रोती ही रहती है, पति के लिए रोती ही रहती है। सास भी बहू को सुलाने की कोशिश करती है, बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो माँ थी ना, बेटे का दर्द भी और बहू की तकलीफ भी भली भांति जान रही थी। यहाँ पर रजनी सो जाती है। सास से कहती है कि माँ आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। लेकिन वो रात को चीख कर उठती है। सास कहती है अपने पति से क्या होगा, ये पागल हो जाएगी, कैसे इसको बेटा लाकर दूं। जैसे ही वो पास पहुंचती है देखती है बहू रजनी की हालत बहुत खराब है। रजनी की हालत इतनी खराब है कि वो बिस्तर को जो बेडशीट होती है उसको हाथों में भर रखा है, घुटनों पर बैठी हुई है। बच्चे डर के कारण थोड़े से दूर हो गए हैं क्योंकि उसके पास सो रहे थे। वो कहती है मैं रविकांत हूँ माँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं इसके शरीर में आया हूँ। माँ मेरे साथ अत्याचार हुआ है, माँ मुझे तो मार दिया, मैं जीवित थोड़े ही हूँ, मैं तो इस दुनिया में हूं ही नहीं।
माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बहू को रोकने की कोशिश करती है, बेटी तू क्या कह रही है, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा ठीक है, आ जाएगा मेरा बेटा। फिर ये एकदम गुस्से से कहती है, माँ आपको समझ नहीं आ रहा, मैं आपका बेटा ही हूं। मैं यहाँ पर 50 फुट गहरी खाई में पड़ा हुआ हूं और आप कह रही हो मैं जीवित आ जाऊंगा, मुझे तो पत्थर से मारा गया है। और वो कहती है, मैं शेरगढ़ किले के पास जो खाई है उसमें पड़ा हुआ हूं, वहां पर एक पत्थर है और उस पत्थर से मुझे मारा गया है। ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है। ये महिला बहुत जोर जोर से चिंगड़ी भरने लगती है और इसकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि मानो कोई व्यक्ति बात कर रहा हो, यानी सच में ही रविकांत आ गया हो। अब यहाँ पर पड़ोसी भी इकट्ठा होते हैं तो पड़ोसी भी कहते हैं कि कुछ ना कुछ बात तो जरूर हुई है, क्या सच में ही इसके शरीर में कोई आपका बेटा ही है। वो कहती है, चुप हो जाओ, शुभ शुभ बोलो, मेरे बेटे को ऐसा कुछ नहीं हो सकता, माँ का दिल था, माँ कैसे कह सकती थी। दोस्तों सुबह हो जाती है, वो इसी पोजीशन में बैठी रहती है, कभी चीखने लगती है, कभी हंसने लगती है, कभी बाल फैल जाते हैं, कभी वो इधर लुढ़कती है, कभी उधर लुढ़कती है और यहाँ पर पड़ोसी भी बेचारे थक जाते हैं। रात भर यही सब कुछ चलता रहता है। सुबह होने के बाद एक गाड़ी तैयार की जाती है और पहले उस लोकेशन पर पहुंचा जाता है जहाँ जो लोकेशन इस महिला ने दी थी, जिसका नाम रजनी है, शेरगढ़ किले की लोकेशन। वहां पर जब जाते हैं तो रजनी को भी साथ ले जाते हैं। दोस्तों रजनी जब वहां पर जाती है और करीबन ये 15 से 16 लोग थे, तो इधर उधर जब ये छानबीन करते हैं तो सच में ही वहां पर एक खून से सना हुआ पत्थर मिलता है, जिस पत्थर पर मानो किसी न किसी को पटका है। इस चीज को देखकर रविकांत के जो पिता होते हैं वो कांपने लगते हैं। बहू तुम्हारी बातें सत्य ना हो जाएं। वो कहती है कि पापा जी वो बातें मैंने नहीं की। और यहाँ पर लगातार जो रजनी है वो रोए ही जा रही थी, बहुत ज्यादा रो रही थी, मानो कि उसे बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, ऐसा सब कुछ चल रहा था। दोस्तों जब वो रोती जाती है, अब खाई की बात थी, जब उस खाई में देखा जाता है ना तो सब डर जाते हैं, सहम जाते हैं। उस खाई में सच में ही किसी का शरीर पड़ा हुआ था। अब यहाँ पर अभी तक ये तो नहीं था कि ये शरीर सच में ही इस रविकांत का है, लेकिन जब एक महिला ने जानकारी दी है, अब यहाँ पर पुलिस की एंट्री होती है। पुलिस जब यहाँ पर आती है और यहाँ के पूरे मामले को देखती है और जब इस कहानी को सुनती है कि इस महिला को इसके पति शरीर में आकर प्रवेश कर सारी जानकारी देकर गए हैं, तो पुलिस बिना कुछ सोचे समझे इस महिला को गिरफ्तार करती है। देखो सपना आ सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन सटीक जानकारी कोई नहीं दे सकता, बिल्कुल भी। इसने बिल्कुल सटीक जानकारी दी। जब इस महिला को गिरफ्तार किया जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुम्हें कैसे पता, वो बार बार पुलिस से कहती है कि मेरे शरीर के अंदर रवि की आत्मा आई और उसने मुझे बताया। रजनी बार बार इसी बात को कहती है, लेकिन जब पुलिस अपनी तरह से पूछताछ करती है तो रजनी टूट जाती है। रजनी कहती है कि साहब मैंने ही अपने पति को मरवाया है, लेकिन मैं किसी को बताने वाली नहीं थी। मैंने अपने पति को मरवाया है, लेकिन पति मुझे तंग कर रहा है, इसका ये कहना होता है। उसकी चीख मेरे कानों में आती है, उसके चिल्लाने की आवाज मेरे कानों में आती है, बार बार वो कान में आकर चिल्लाता है। मुझे घबराहट होती है। और सच में ही रजनी बहुत घबरा रही थी, पसीनों में तरबदर हो जाती है और ऐसे दहाड़े मार मार कर, आज उसे 2 दिन हो गए थे, वो सोती नहीं थी। वो कहती है कि मुझे नींद नहीं आती है, मेरे कानों में चीखने की आवाज आती है रवि की, मैं नहीं सो सकती। और साहब मैंने ही उसे मारा है, मेरा प्रेमी जिसका नाम शाहरुख है, शाहरुख और मैंने उसे मिलकर इस दुनिया से दूर किया है। सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं, शाहरुख ये नाम तो बिल्कुल भी जानकारी में नहीं था। दोस्तों रजनी की जब यहाँ पर कॉल डिटेल या फोन का पूरी जांच पड़ताल की जाती है तो ये शाहरुख भी सामने आता है, जो आगरा में छुपा हुआ बैठा था अपनी बहन के पास। उसे भी पकड़ा जाता है। शाहरुख रजनी की तरफ देखकर कहता है कि ये तो प्लान में नहीं था, तुमने क्यों बताया पुलिस वालों को। तो रजनी कहती है कि मतलब वो कहती है कि मुझे वो चीखें सुनाई देती हैं जो तुमने फोन पर सुनाई थी। अब इस बात को सुनकर अब इनसे पूछा जाता है कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया। समझ तो आ चुका होगा कि प्यार और प्रेम की कहानी थी। रजनी बताती है कि मेरे पति, जब यहाँ पर ये सब कुछ शुरू होता है जून 2025 से, जब मेरे पति बेंगलोर जा रहे थे तो मैं और मेरे बच्चे अपने पति को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाते हैं। हम बहुत हंसी खुशी थे,
वहां पर उसे छोड़कर हम अब घर आने की बारी थी। वो तो जा चुके थे, तभी हम वहां पर इंतजार करते हैं। इंतजार होता है एक ऑटो का या किसी ऐसी सवारी का जिसमें बैठकर हम घर जा सकें, लेकिन तभी हमें शाहरुख का ऑटो मिलता है। यानी शाहरुख जो होता है, शाहरुख खान जो ऑटो ड्राइवर था, ये कहती है कि हम उसके ऑटो में बैठते हैं। मैं बच्चों के साथ हंसती रहती हूँ, गुनगुनाती रहती हूँ। शाहरुख मुझे अपने ऑटो के शीशे से देख रहा था और ये बात मैं भी नोटिस करती हूँ। कोई बात नहीं, मैं अपने घर चली जाती हूँ। लेकिन दूसरे दिन ही जैसे मैं अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए निकलती हूँ, तो दूसरी मुलाकात भी मेरी शाहरुख से ही होती है। शाहरुख खान से इसकी दूसरी मुलाकात होती है। एक्टर शाहरुख खान नहीं है दोस्तों, ये एक नॉर्मल नाम है। यहाँ पर ये कहती है कि जब मैं इसके ऑटो में बैठती हूँ तो मुझे अजीब सा लगता है कि इत्तेफाक से दो बार एक ही ऑटो ड्राइवर। ये कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे हो? ये कहता है कि मेरा काम ही यही है, यात्रियों को ले जाना और लाना, तो मैं आपको मिल गया। ये थोड़ा सा वैसे है। ये कहती है, जो रजनी होती है, कि तुम्हारा नाम क्या है? ये कहता है कि मेरा नाम शाहरुख खान है। तो रजनी हंसने लगती है। कमाल की बात है, एक्टर को देखकर सभी नाम ऐसे रखने लगते हैं। मुझे अंदाजा ही था कि तुम्हारा नाम कुछ ऐसा ही निकलेगा। वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मेरा नाम ही शाहरुख है। दोस्तों धीरे धीरे ये जो ऑटो ड्राइवर शाहरुख था, ये रोड से और ऑटो से धीरे धीरे अब रजनी के घर में प्रवेश करने लगा था। रजनी के सास ससुर के आगे अपनी एक नई छवि पेश करने लगा था। दूसरी तरफ बच्चों को भी शाहरुख पसंद आने लगा था और रजनी तो शाहरुख को बेइंतहा प्यार करने लगती है। दोनों में घंटों घंटों तक फोन पर बातें होती हैं। दोनों अपना कुछ वक्त गुजारने के लिए इस यहाँ पर जो ये शेरगढ़ का किला है, इसमें जाकर कुछ वक्त बिताते हैं। लव बाइट की तरह बैठते हैं, वहां पर बातचीत करते हैं और एक दूसरे का हालचाल लेते हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है। दिसंबर का महीना आता है, दिसंबर 2025। तो यहाँ पर रजनी कहती है, ये पुलिस को अपनी कहानी बताते हैं। यहाँ पर रजनी कहती है कि शाहरुख, अब मुझे अपने पति के साथ यानी रविकांत ठाकुर के साथ मुझे नहीं रहना है। मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। अगर तुमने मुझे अपने पास नहीं रखा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। शाहरुख कहता है कि तुम्हारा पति तो वैसे भी बाहर रहता है, तुम मुझसे कभी भी मिल सकती हो। तो ये कहती है कि नहीं, अब ऐसे नहीं मिलना है, मैं तुम्हारी हूं तो तुम्हारी ही होकर रहूंगी। यानी अपने पति से धोखा कर रही है, लेकिन प्यार शिद्दत से कर रही है। दोस्तों यहाँ पर रजनी कहती है कि कोई ना कोई समाधान निकालना होगा। यहाँ पर ये दोनों जने कहते हैं। अब शाहरुख कहता है कि देख लो, तुम्हारी मर्जी है। अब ये दोनों उस पति की मृत्यु की प्लानिंग कर देते हैं। रजनी अपने पति की एक से एक कमजोरी बताती है। कहती है कि मेरा पति शराबी है, मेरा पति शराब में अपने आप को भूल जाता है, सारी चीजें उसे बताती है। अब यहाँ पर जो रजनी है अपने पति को घर बुलाने की प्लानिंग करती है। यहाँ पर वो 26 से पहले यानी 26 दिसंबर से पहले 21-22 तारीख को फोन करती है अपने पति को। कहती है, जी आपको 7 महीने हो चुके हैं, जून से आज दिसंबर हो गया है, क्या आपका घर आने का इरादा नहीं है? वो कहता है कि क्या करूं, घर तो आऊंगा, जब तुम बुलाओगी जब भी आ जाऊंगा, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिलती है। यहाँ पर रजनी कहती है कि कुछ भी करो, आपको आना होगा। दूसरी तरफ जो यहाँ पर रविकांत होता है, वो कहता है कि मुझे छुट्टी नहीं मिलती। तो यहाँ पर फोन के जरिए जो ठेकेदार होता है, रजनी की बातें कराई जाती हैं। तो रजनी ठेकेदार से कहती है कि जी मेरे बच्चों को पिता की याद आ रही है, क्या आप उन्हें भेज नहीं सकते? यहाँ पर छुट्टी फिक्स हो जाती है। 26 दिसंबर को जो रविकांत है वो घर आने की तैयारी करता है। तो रजनी फोन करके कहती है कि एक ऑटो ड्राइवर है, कभी कभी मैं भी उसे ले लेती हूँ, जिसका नाम शाहरुख है, वो आपके इंतजार में खड़ा हुआ है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। शाहरुख को पहले ही बता दिया गया था कि भाई वो नशेड़ी है, शराब का बहुत आदी है, तो शराब के लिए वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर जैसे ही शाहरुख 26 तारीख को यहाँ पर इस रविकांत को अपने ऑटो में बिठाता है, थोड़ी दूर चलने के बाद कहता है कि भाई क्या तुम एक काम करना चाहोगे? आज मैं भी और आप भी थोड़ा थोड़ा पीकर एंजॉय करते हैं। एक बहुत अच्छी जगह है जहां पर कोई भी आता जाता नहीं है, शेरगढ़ का किला। तो यहाँ पर जो रवि है वो बिल्कुल झट से मान जाता है। ये दोनों जने वहां पर जाते हैं, वहां पर बैठकर ये शराब का सेवन करते हैं 26 तारीख को। लेकिन दोस्तों वहां पर बार बार लोगों का आना जाना, इनका प्लान कैंसिल हो जाता है और उस दिन रविकांत घर आ जाता है। लेकिन तभी रविकांत की पत्नी रजनी दूसरे दिन की तैयारी करती है। दूसरे दिन सुबह जब वो पैसे लेकर जाता है, ये पुलिस को बताती है। दूसरे दिन अब उसे बाजार भेजने के बाद ये उस शाहरुख के पास फोन करती है और शाहरुख इसे बाहर से ही मतलब थोड़ी दूर से ही ऑटो में बिठाता है और ये फिर दोबारा शराब पीने के लिए उसी लोकेशन पर जाते हैं, शेरगढ़ किले पर। वहां पर जाने के बाद ये दोनों बहुत मतलब ये खुद तो पीता नहीं है, ये शराब पीते हैं,
इतनी ज्यादा यहाँ पर ओवरडोज रविकांत को दी जाती है कि वो अपने होश हवास भूल चुका था। तभी यहाँ पर शाहरुख रजनी के पास फोन करता है और कहता है कि देख लो, अब भी वक्त है, अगर तुम इस चीज को बदलना चाहती हो तो ये बदल सकती है। क्या तुम अब भी यही चाहती हो कि तुम्हारा पति इस दुनिया में ना रहे? रजनी बेझिझक कहती है कि हाँ, मैं यही चाहती हूँ। और वो कहती है कि देखो, फोन मत काटना, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम इसको सच में ही मार रहे हो या नहीं मार रहे। दोस्तों, यहाँ पर पहले जो शाहरुख है पत्थर से इस रवि के सर पर वार करता है। जैसे ही पत्थर से वार होता है वैसे ही रवि चीखता है, चिल्लाता है, बहुत बुरी तरह से चीखता है। वो आवाज रजनी के कानों में पड़ती है और जब उसे खाई में फेंका जाता है तब भी शायद वो जीवित ही था। ये सारी आवाजें होती हैं। रजनी एक पल के लिए समझती है कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन दूसरे ही पल से रजनी को घबराहट, पसीने, गर्मी लगने लगती है, उसके शरीर को कभी ठंड लगने लगती है और वो उसी वक्त से रोना शुरू होती है और 2 दिन तक वो रोती ही रहती है। यानी या तो वो झूठ बोल रही थी या सच में ही रवि की आत्मा उसे आकर परेशान कर रही थी। रजनी 2 दिन तक पक्की नहीं हो पाती है, वरना दोनों का प्लान था कि कोई भी बात पुलिस को नहीं दी जाएगी, पुलिस सबको अपने आप ढूंढेगी या ये हो जाएगा कि वो घर से फरार हो गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर और चीज ही पलट जाती है। या तो रजनी उन चीख को, क्योंकि रजनी का कहना है कि मेरे कानों में रविकांत की आवाज गूंजती है, वो जैसे चीख रहा था वो सब कुछ मेरे कानों में आ रहा था, मैं डर के कारण, और मेरे अंदर ऐसा लगता है कि जैसे मतलब कुछ हुआ है, लेकिन कानून इन बातों को नहीं मानता है। जब एक महिला सटीक जानकारी देती है जिसका देने का मन भी नहीं था, जब कानून को ये बात पता चलती है तो उससे पूछताछ की जाती है। दोस्तों, इस महिला के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। जिला धौलपुर की अदालत में उसके ऊपर कार्रवाई जब होती है तो दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन रजनी 2 दिन से जो रो रही थी उसके बाद भी रोती रहती है और बहुत घुटनों पर बैठकर जज साहब से कहती है कि मुझे मेरे बच्चों को गले लगाना है। यानी जो आरब और खुशी होते हैं, जज साहब देखकर दूर हट जाते हैं। लेकिन सास ससुर के मन में अब भी रजनी के लिए दया थी और दर्द था। वो कहते हैं कि बच्चों को मिलने दो, शायद ये आखिरी वक्त है। रजनी करीबन 10 मिनट तक अपने बच्चों से लिपटकर रोती रहती है और कहती है कि मुझे नहीं पता ये क्या हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, मैंने बहुत गलत किया है, मुझे अब नहीं जीना है। इस तरह की वो बातें करती हैं। दोस्तों, इसके बाद भी रजनी का रोना बंद नहीं होता। कहते हैं कि जिस जेल में उसे डाला जाता है वहां की जो महिला कैदी होती हैं उसे चुप करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो पूरी रात पूरे दिन रोती रहती है और उसे नींद नहीं आती है। या ये आत्मा का प्रभाव है या उस महिला को सदमा लगा है या वो घबराई है। अब आप ही बताइए इस सब में क्या है, क्योंकि इन दोनों का बिल्कुल भी पुलिस को या कानून को बताने का मन नहीं था। अगर बताना होता तो खाई में क्यों फेंकते? ये क्या मामला था? क्या सच में ही रविकांत ने ऐसे करके उन्हें, क्योंकि हम तो इन चीजों पर बात करते रहते हैं, हमेशा चर्चा करते रहते हैं, मैं तो आप लोगों के ऊपर, आप लोगों के सामने कहानी लाकर रखती हूँ। दोस्तों, अखबार में ये घटना सुर्खियां बटोर रही है, सोशल मीडिया पर ये घटना सुर्खियां बटोर रही है और पुलिस भी इसमें जब ही इंटर होती है कि भाई एक महिला को कैसे कोई आत्मा सटीक जानकारी दे सकती है या ये है वो है, इन सारी चीजों से। लेकिन दूसरे पहलू से देखें तो शायद कहीं ना कहीं ये सब कुछ रवि को इंसाफ दिलाने में कामयाब हो गया। रवि ने शायद खुद ने इंसाफ लिया है। कहते हैं कि जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा ने काम किया है, कुछ लोग कहते हैं नहीं किया है, कानून बिल्कुल सिरे से खारिज करता है। अब आप बताइए, आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? क्या कोई आत्मा आकर अपने केस को, अब ये तो 2025 की घटना है, अभी की है, दिसंबर की, इस पर आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर भेजना। बहुत अच्छी सी घटना है, लेकिन बहुत दुख भरी है, क्योंकि उन 2 बच्चों को वो माँ बाप, बूढ़े माँ बाप पाल रहे हैं जिनकी 4 बेटियां हैं, यानी इन बच्चों की 4 भुआ हैं। एक लौता बेटा था जो पत्नी ने प्रेमी के लिए इस दुनिया से दूर कर दिया। अब दोबारा से उन्हें अपनी जिंदगी शुरू करनी होगी, अपना भी पालन पोषण और इन बच्चों का भी पालन पोषण। बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। कैसी लगी स्टोरी? राय लिखकर जरूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,